आप बोल ही रहे हैं कि इससे पहले भी हुआ है, उसकी बहाली नहीं हुई है, तो इसमें भी हम क्या आशा रखें? माननीय नीतीश कुमार जी इसके लिए जाने जाते हैं, कोई भी चीज़ों को घुमा-घुमा के कैसे फँसा के रखना है, जनता को कैसे बेवकूफ़ बनाना है और कैसे वोट ले लेना है, इसके लिए वो माहिर हैं। बिहार में शिक्षा बहाली को लेकर के हमेशा जो शिक्षक हैं वो सड़कों पे होते हैं, लेकिन आज बीपीएससी का एग्ज़ाम है और बीपीएससी के एग्ज़ाम से पहले जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लगातार अपनी ओर जो सेंटर है उसकी ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी सीटेट, बीटेट या अन्य जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी शिक्षक बहाली के लिए जो एग्ज़ाम होने थे वो हो चुके हैं। लेकिन और आप बोल ही रहे हैं कि इससे पहले भी हुआ है, उसकी बहाली नहीं हुई है, तो इसमें भी हम क्या आशा रखें? माननीय नीतीश कुमार जी इसके लिए जाने जाते हैं, कोई भी चीज़ों को घुमा-घुमा के कैसे फँसा के रखना है, जनता को कैसे बेवकूफ़ बनाना है और कैसे वोट ले लेना है, इसके लिए वो माहिर हैं, चाणक्य हैं और इसमें उनको महारत हासिल है। और हम समझते हैं, मेरी शुभकामना है उन बच्चों जिस लगन से मेहनत कर रहे हैं, उनके मन में कोई महत्वाकांक्षा है, सपना है कि राज्य का और देश की सेवा करें, चाहे शिक्षक के रूप में, चाहे किसी भी फील्ड को चुनते हैं। आज टीचर्स के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं और निश्चित तौर पर आपकी बात भी सही है कि पहले से जब वो क्लियर कर चुके हैं, जो अर्हता होती थी, उसमें तो आपने वैकेंसी निकाला ही नहीं। आप अब कह रहे हैं कि वो जो क्वालिफ़ाइंग का जो क्राइटेरिया था, चाहे सीटेट, बीटेक जो भी हो, वो उसको नहीं मान करके अब उसका एक मॉडल के रूप में बीपीएससी के थ्रू कर रहे हैं। निश्चित तौर पर बीपीएससी भी एक अच्छी संस्था है और अच्छे तरीके से काम कर रही है। लेकिन सरकार की अगर मंशा होती तो पहले भी करती। अभी भी हम समझते हैं कि इस तरह से बच्चों को खाली गुमराह किया जा रहा है और आगे कुछ उनको मिलने वाला नहीं है। बाकी मेरी शुभकामना है। क्या लगता है बीपीएससी जो एग्ज़ाम ले रहा है इसके साथ जो बहाली होनी है वो बहाली होगी या फिर ये राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि जो चुनाव है वो काफ़ी नज़दीक है 2024 का? हाँ, इसको खींच के ले जाएँगे चुनाव तक। हमको नहीं लगता है कि कुछ करेंगे। उसी के बहाने कुछ वोट लेने की कोशिश की जा रही है कि हम कैसे वोट लें। चाहे वो जातीय जनगणना की बात हो, चाहे किसी तरह की बात हो, ये सरकार उसमें ज़्यादा माहिर है। आप देखे होंगे कि दलित को महादलित और महादलित के सारे कास्ट को एक जगह कर दिया गया। कैसे किसी को एसटी बना दिया गया, किसी को एससी बना दिया जाए, जिनके राज्य के अधिकार क्षेत्र में भी नहीं होता, वो भी काम करते हैं। तो इस तरह के माहिर खिलाड़ी हैं और तरह-तरह के उनके पिटारे से कुछ न कुछ निकलता रहता है। ये भी एक तरह से उनका एक्सपेरिमेंट होगा वोट लेने के लिए। हम तो यही शुभकामना करते हैं कि ऐसा ना हो। उन बच्चे जो परेशान हो रहे हैं, उनको नौकरी मिले ताकि उनका भविष्य उज्ज्वल हो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सरकार इस तरह के कुछ सोचती है। इस सरकार से मुझे कोई आशा नहीं है। जो बीएड के छात्र जो एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी, क्या लगता है उनका जो जॉइनिंग है वो हो पाएगा? अब देखिए, हम तो चाहते हैं, अब सरकार पर तो मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन सरकार क्या सोच के कर रही है, हम तो कहें चाहते हैं कि भाई को उनका हो, उनका भला हो। हमारी सहानुभूति उनके साथ है, हम लोग, हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी है, उनके साथ न्याय मिले, इसके लिए हम लोग हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। बाकी इस सरकार से मुझे कोई आशा नहीं है, ये सरकार पहले भी ऐसे कर चुकी है और इसके में ये माहिर है। अभी जीतन राम मांझी का हाल ही में एक बयान आया था कि जो दारू और बालू की बात करेगा उसे ही वोट देना है। इस पे क्या कहेंगे आप? क्या लगता है जो दारू बिहार में चालू होना चाहिए इस पे? देखिए, दारू चालू होना चाहिए, इस पर बात नहीं है। दारू के आड़ में जो खेल हो रहा है, जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जो दमनकारी नीति की जा रही है, जो निरंकुशता अपनाई जा रही है, उसके खिलाफ जीतन राम मांझी बोले हैं। ये नहीं बोले हैं कि दारू चालू हो, सब शराब पिए। देखिए, बिहार में, इस देश में 3 या 4 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर इस तरह की बातें हो रही। आप गुजरात को ले लिए, गुजरात में भी है, बंद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कागज़ों पर बंद है, वो तरीका भी है। कहाँ पर जैसे रेस्टोरेंट है, होटल्स है, जो वीज़ा जिनके बाहर से आते हैं उनका है, कोई मिलिट्री मैन है, तो उनके ऊपर इस तरह की पाबंदी नहीं है। चाहे उनको लाइसेंस मिला हुआ है, कुछ उनको कोटा भी दिया गया है। बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है, यहाँ तो शराब के नाम लेने पर भी आपको जेल हो सकती है। इस तरह के माने कड़ा यहाँ प्रतिबंध लगा हुआ है। एक समय ऐसा भी था कि आपके घर में कोई, अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपके कैंपस में एक बोतल फेंक दे, तो आपका घर ही सीज कर लेगा। आप इतने सपना बुन करके बनाए और वो आपका घर कोई ले ले, आपकी गाड़ी नया खरीदे, कोई पीछे से रख दे तो गाड़ी आपका जब्त कर ले। माने इस तरह का जो काला कानून जिसको कहते हैं, शराबबंदी के नाम पर प्रताड़ित करना, उन गरीबों को प्रताड़ित करना, जो बेचारे निरीह हैं, जो बेचारे को देखने वाला कोई नहीं है, उनके टोले मोहल्ले में कोई एक व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो सब व्यक्ति को पकड़ के पुलिस ले जाती है, मारती है, टॉर्चर करती है, ज़बरदस्ती कहती है कि तुम कोई कबूल करो कि शराब बना रहे थे, चाहे शराब बेच रहे थे। तो इस तरह के कानून के हम खिलाफ़ हैं और हमारे जो संरक्षक महोदय हैं, आदरणीय श्री जीतन राम मांझी ने बोला कि
किस तरह के कानून को जो ख़त्म करेगा उसको तुम वोट देना, ना कि कहें कि तुम शराब पियो। शराब देखिए गरीबों के लिए तो अभिशाप है ही। गरीब को शराब गरीब नहीं पीता है, गरीब को शराब पी जाती है, उनका जीवन कम हो जाता है, उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो हम शराब के सपोर्ट में, पीने के सपोर्ट में कभी नहीं हैं। हम लोग इसको विरोधी हैं और हम लोग भी चाहते हैं अपने बच्चों को लेकर के, चाहे सभी को, हमारे परिवार में जितने जने, हम चाहते हैं कि कोई इस तरह का सेवन, गलत चीज़ सेवन नहीं करे। शराब गलत नहीं है, बहुत सारे बड़े-बड़े देश में लोग पी रहे हैं और कंट्री में, लेकिन वो लिमिट में करते हैं, वो अच्छी शराब पीते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शराब बंदी होने के कारण शराब सब जगह मिल रहा है, जिनको लत लगा उसको तो छुड़वा नहीं पा रहे हैं। वो लोग ब्लैक में शराब खरीद रहे हैं। कुछ लोग बिचौलिया बीच में बन करके शराब बनाने लगा, गलत तरीके से लोगों की मौत हो जा रही जहरीली शराब पीने से। तो जो मौत हो रही है, जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जो बाहर से बॉर्डर क्रॉस होकर शराब यहाँ आ रहा है, डुप्लीकेट शराब बन रहा है, कुछ लोग जो पीछे हैं, जो सत्ता के संरक्षण में इस तरह के काम कर रहे हैं, पुलिस थानों में शराब की बिक्री होती है। हर पुलिस थाना को पता है, चौकीदार को पता है कि उनके किस गांव में शराब बनाने वाले कौन हैं। उसके बावजूद भी धड़ल्ले से शराब बन रहा है, तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? तो इसका मतलब है कि इस तरह के शराबबंदी की चर्चा हुई थी, सिर्फ दिखाने के लिए कागज़ पर शराबबंदी है और सब जगह शराब मिल रही है। तो हम इस शराबबंदी के खिलाफ़ हैं, ना कि उसके खिलाफ़ हैं कि शराब पीना है उसके सपोर्ट में नहीं। हम इस शराबबंदी के खिलाफ़ हैं जो इस तरह का शराबबंदी है। ऐसे शराबबंदी होने का क्या फ़ायदा है? ऐसे शराबबंदी हट जाना चाहिए, इसी में फ़ायदा है, क्योंकि पहले भी वही हो रहा था, आज भी वही हो रहा है। पशुपति पारस पे को जान से मारने की धमकी दी गई है, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आरोप लगाए हैं अपने भतीजे चिराग पासवान पे। इस पे क्या कहेंगे आप? अब देखिए, इस पर क्या हम बोलें, इस पर जानकारी पूरी नहीं है। अब ये तो बड़ा अजीब-सा मामला है। चाचा भतीजे पर आरोप लगा रहे हैं, तो इनका आपसी मामला है, पारिवारिक मामला है। राजनीतिक तौर पर हमको नहीं लगता है कि इस तरह की कोई बात है, और आपस में थोड़ा बहुत खटपट होता है, तो आपस में ही लोग बैठ के तय कर लेंगे। और हम समझते हैं कि समय आएगा तो निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर कोई विवाद नहीं है। दोनों एनडीए के साथ हैं और दोनों एनडीए से चुनाव लड़ेंगे। दोनों नरेंद्र मोदी जी को नेता मानते हैं। तो राजनीतिक तौर पर इसका कोई मामला नहीं है। अब बात करें राजनीतिक और पारिवारिक की, लेकिन राजनीति बात करें तो अगर राजनीतिक की ही है, इसलिए क्योंकि हाजीपुर की जो सीट है, एक तरफ बोल रहे हैं चिराग पासवान हम लड़ेंगे चुनाव, एक तरफ पशुपति पारस बोल रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए, चुनाव तो कोई एक ही लड़ेंगे ना। हम्म। हाजीपुर एक सीट है, एनडीए में दोनों रहेंगे तो कोई एक लड़ेंगे। पारिवारिक अगर देखा जाए तो दोनों तो एक साथ मिल लेते हैं, लेकिन हाजीपुर सीट की जब भी बात आती है तो दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। निश्चिंत रहिए, थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। आप समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। कोई दोनों में से कोई एक ही लड़ेंगे और कहीं कोई विवाद नहीं रहेगा। अभी शुरुआती में दौर में कुछ न कुछ उनके प्रवक्ताओं के द्वारा कभी-कभी बोल दिया जाता है, कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं जिस पर बोल दिया जाता है। देखिए, हाजीपुर सीट से दोनों को प्यार है, दोनों का संवेदना, भावना जुड़ा हुआ है। निश्चित तौर पर रामविलास पासवान जी की सीट रही है और पशुपति पारस जी भी वहाँ पर काम करते थे उनके लिए, और चिराग पासवान जी भी उनके पुत्र होने के नाते वहाँ से उनका एक सेंटिमेंटल जुड़ाव है। तो दोनों की इच्छा है, लेकिन हम एक बात फिर कहते हैं कि कोई एक चुनाव लड़ेंगे ना, इसका फैसला भी हो जाएगा और बहुत अच्छे माहौल में हो जाएगा, सौहार्दपूर्ण माहौल में हो जाएगा और दोनों एनडीए के साथ रहेंगे। दोनों तो एनडीए के गुट के ही हैं, क्या बीजेपी को सामने आना चाहिए इन दोनों के बीच में? समय आने पर सब हो जाएगा। हम समझते हैं कि खुद अपने आप लोग फैसला कर लेंगे कौन चुनाव लड़ेगा, और इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। आप देखें, 10-15 दिन में देखिए बातें क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी कौन कहाँ चुनाव लड़ेगा। तो ये हमारे साथ संतोष सुमन जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि एनडीए के जो बीजेपी पार्टी है वो कहीं ना कहीं सामने आएगी, और जो सामना है हाजीपुर का वो काफ़ी दिलचस्प होगा। और भी तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसी तमाम अपडेट्स खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।